एटम को, तो मॉडल ऑफ एटम से हमें सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल ऑफ एटम आया वो जे थॉमसन और सेकंड नंबर पे आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो जब हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को स्टडी किया, उससे हमें काफी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है? बट कुछ चीजें ऐसी थी जो अभी भी हमारे पास अनक्लियर थी। जैसे उनमें से एक था लाइन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रम, जो हर एक एलिमेंट शो करता है। अब लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले लाइट की नेचर को पढ़ना जरूरी था। तो उसके लिए हमारे हमारे लिए सबसे पहली थ्योरी आई। उस थ्योरी का नाम है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या फिर हम पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। कल भी हमने डिस्कशन किया था, ये मैक्सवेल ने इसको डिस्कवर किया था, इस थ्योरी को। तो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं जी मेनली। ये इसके 4 पॉइंट्स हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं चारों के चारों पॉइंट्स, और इनको हम लोग एक बार रीड आउट करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, सुनो अब ध्यान से बात। सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी हम लोग इस थ्योरी के अंदर पढ़ रहे हैं कि जो भी कोई भी एनर्जी है जो एमिट हो रही है किसी भी सोर्स से, एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे कोई सोर्स हो गया, लाइक हमने सोर्स कहा कि एक हीटेड रॉड है या फिलामेंट ऑफ बल्ब है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो कोई भी हो सकता है सोर्स। सोर्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है? सोर्स कैन बी एनीथिंग। तो सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो हीटेड रॉड हो, फिलामेंट ऑफ बल्ब हो, सोर्स कोई भी हो सकता है। सबसे मेन बात आपको क्या याद करनी है? मेन बात आपने याद रखनी है कि एनर्जी जो है किसी भी सोर्स से जो एमिट हो रही है, वो एमिट हो रही है कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और इसी को ही हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही है, कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रही है। हाँ इतिका, चलो जी हम दोबारा से एक बार शुरू करते हैं। हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट है कि जब भी किसी भी सोर्स से लाइट हम तक पहुंचती है, वो लाइट हमेशा हमारे तक आती है, कॉन्टिन्यूसली आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, और उसको रेडिएंट एनर्जी बोला जाता है। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है, जो भी ये रेडिएशन हमारे तक आती है, ये रेडिएशन के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहती हैं, और ये जो तीनों चीजें हैं, यानी कि एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेडिएशन, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे तीसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वो तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर हैं। लाइक अगर एक चीज एक्स एक्सिस पे है, दूसरी चीज वाई एक्सिस पे है, तो तीसरी चीज जेड एक्सिस पे होगी। अगर एक्स एक्सिस पे लेट इट बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब वेव जो है, लाइट जो है वो एक्स एक्सिस पे चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पे होगी, और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास है, जो भी रेडिएशन है जो हमारे तक आ रही है, उसके पास एक तो वेव करेक्टर है, और दूसरा वो ट्रेवल करती है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से वो मूव करती है, इस वेलोसिटी से वो हमारे तक पहुंचती है। इसी कारण से, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती है, ये वेव करेक्टर होता है इसके अंदर, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, इसी वजह से इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। और फोर्थ पॉइंट है, जो ये वेव्स हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ये वैक्यूम में से भी पास कर जाती हैं, दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम, ये वैक्यूम से भी पास कर जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे, जो पर्टिकुलर पॉइंट्स थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन थ्योरी के। ये थ्योरी मैक्सवेल ने डिस्कवर की, मैक्सवेल ने पुट फॉरवर्ड की। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि जो भी एनर्जी हमारे तक पहुंचती है वो किसी सोर्स से आती है, वो कॉन्टिन्यूसली आती है। दूसरा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। थर्ड, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है या जो रेडिएशन है, वो रेडिएशंस वेव करेक्टर कैरी करती हैं और वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलती हैं। और फोर्थ, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन। हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है
नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की। तो जैसे ये एक वेव है, आप लोगों ने इसको पहले भी देखा होगा 9th क्लास में। तो ये एक वेव है, इस वेव में एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, यानी कि ये हमारा एक लाइन है। इस लाइन से कुछ पार्ट अबव द प्लेन है और कुछ पार्ट बिलो द प्लेन है, ठीक है। जो अबव द प्लेन होता है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, जो बिलो द प्लेन होता है इसको ट्रफ बोलते हैं, ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ। अब हम सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ। तो सबसे पहली चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज है वेवलेंथ का मतलब। सबसे पहले वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते हैं हम, इसको ऐसे डिनोट करना है लैम्डा, ठीक है। ये लैम्डा होता है, लैम्डा ऐसे लैम्डा, इसको लैम्डा बोलते हैं, लिखा भी होगा यहाँ पर, ये रहा लैम्डा। अच्छा, दूसरा क्या होता है लैम्डा, लैम्डा एक्चुअल में एक तरह का डिस्टेंस होता है। तो लैम्डा इज ए डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होता है बेसिकली। अब डिस्टेंस कहां से कहां तक का होता है, आप क्रेस्ट का कोई भी एक पॉइंट, कोई भी क्रेस्ट का एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो। जैसे मैंने क्रेस्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं। इस पॉइंट से लेकर जहां तक नई क्रेस्ट शुरू नहीं हो जाती, इस पॉइंट से लेके ये पूरा का पूरा एक क्रेस्ट हाफ वेव, ये पूरा का पूरा एक ट्रफ, यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। अगर बाय चांस मैंने क्रेस्ट को यहां से कंसीडर किया, लेट इट बी मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहां से ये इतना वेव कवर किया, तो ये पूरा का पूरा ट्रफ, और उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी लैम्डा है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी लैम्डा है। इसको लैम्डा बोलते हैं, यानी कि वेवलेंथ बोलते हैं। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में जो डिस्टेंस पाया जाता है, जो डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। अब ये काफी कम होगा क्योंकि वेव्स काफी वेव वेव होती हैं जो क्या कहते हैं वो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से आ रही है, रेडिएशन से आ रही है, लाइट से, तो वो हमें दिख नहीं रही, वेव्स भी नहीं दिखती हमें। तो वो जो वेव्स होती हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं। तो इसका डिस्टेंस की जो यूनिट है वो एक्चुअल में ज्यादातर ये एक्सप्रेस किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, या मीटर में, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, किसी में भी कर लो, वैसे तो किसी में भी कर सकते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है कि 1 मीटर जो होता है वो 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं कहूं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा, 10⁻² मीटर के बराबर भी होता है 1 सेंटीमीटर, याद रखना इसको। अब एक होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है एक एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होती है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक होती है यूनिट नैनोमीटर, नैनोमीटर नोट कर लेना इसको भी, नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या होती है, 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर के बराबर, या फिर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। तो या तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से एक यूनिट होती है पर्टिकुलरली, वो यूनिट होती है पिकोमीटर, इसको भी नोट कर लेना, पिकोमीटर। तो पिकोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, 1 पिकोमीटर, पीएम बोलते हैं इसको, या फिर होता है वो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये आपने 3 यूनिट्स जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी थी वो, एक तो एंगस्ट्रॉम, एक नैनोमीटर और एक पिकोमीटर। तो मीटर के कंटेक्स्ट में मैं इसको याद रखता हूं 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर और 10⁻⁻12 मीटर। वन वन मीटर एक्चुअल में 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर, 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो ये जो यूनिट होती है, ये यूनिट एक्चुअल में किसकी है, ये यूनिट वेवलेंथ की है। तो ये वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक क्रेस्ट के किसी भी पॉइंट से
दूसरी क्रेस्ट के उसी पॉइंट तक का डिस्टेंस जितना भी होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं। इसी तरह ट्रफ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रफ के किसी भी पॉइंट से नेक्स्ट ट्रफ के उसी पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको हम बेसिकली वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ एक्चुअल में एक तरह का डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये चीज पहली फर्स्ट पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए कि व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है। अब आओ जी अगला नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे। तो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में सुन लो जी। हमारे पास जैसे ये एक वेव है और ये एक वेव ट्रेवल कर रही है, एक इसने क्रेस्ट लिया, एक ट्रफ लिया, फिर एक क्रेस्ट लिया, फिर एक ट्रफ लिया, फिर एक क्रेस्ट लिया, फिर एक ट्रफ लिया, फिर एक क्रेस्ट लिया, फिर एक ट्रफ लिया। ठीक है, ये वेव ट्रेवल कर रही है, काफी बड़ी वेव है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट पे, इस पूरे जिस पे मैं क्रेस्ट और ट्रफ्स को डिटरमाइन कर रहा हूं, इस पॉइंट पे मैंने एक एक कोई एक पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया। जैसे मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है, यहां से यहां तक का ए था, ए से बी में वेव ट्रेवल कर रही थी, ए से बी पॉइंट तक वेव ट्रेवल कर रही थी, मैंने बीच में एक सी पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या कहता हूं कि इस सी पॉइंट से, ध्यान से सुनना इसको, इस सी पॉइंट के थ्रू, थ्रू दिस सी पॉइंट, थ्रू दिस सी पॉइंट, थ्रू दिस सी पॉइंट, नंबर ऑफ, यहां लिखो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इस सी पॉइंट से कितनी वेव्स पास कर जाएंगी, कितने क्रेस्ट और ट्रफ मिलाकर पास कर जाएंगे, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से कितने वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में पास कर जाएंगी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वेव की। ठीक है, याद रखना फ्रीक्वेंसी जो होती है एक्चुअल में, फ्रीक्वेंसी को डिनोट हम करते हैं, वो डिनोट हम करते हैं एक फैक्टर से, उस फैक्टर का नाम है न्यू, न्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं न्यू, एन यू, एन यू इज न्यू, न्यू बोला जाता है इसको, वी की तरह लगता है ये, बट होता ये न्यू है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से हम इसको बनाते हैं न्यू। अच्छा, दूसरा, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये टाइम का इनवर्स होती है, ये टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, तो एक पॉइंट से वेव्स पास करने के लिए फ्रीक्वेंसी 1/10 हो जाएगी हमारे पास। तो इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो पर सेकंड होती हैं, पर सेकंड, पर सेकंड, याद रखना इसकी जो यूनिट होती है वो पर सेकंड होती है, या फिर साइकिल पर सेकंड भी बोल देते हैं। और इसको वैसे जेन्युइन लैंग्वेज में हम इसको, साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हर्ट्ज। तो इस यूनिट्स का नाम है हर्ट्ज। तो ये होती है 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज का मतलब है कि एक साइकिल कंप्लीट होगी, एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट होगी, तो 1 हर्ट्ज भी बोल देते हैं। तो हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। म्यू यूनिट है फ्रीक्वेंसी, म्यू की यूनिट हर्ट्ज है। जैसे लैम्डा की यूनिट्स मीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, नैनोमीटर था, इसी तरह फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट्स है वो हर्ट्ज है, पर सेकंड। ये टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, टाइम अपॉन 1/टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये टाइम का इनवर्स है, याद रखना। नेक्स्ट चीज है जी वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, वेलोसिटी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है और उसमें कितना क्या कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो कितने टाइम में हम कर रहे हैं, उसको वेलोसिटी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, उसको वेलोसिटी बोला जाता है। तो इसका बिल्कुल कंसर्न है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से, यही स्पीड होती है, यही वेलोसिटी होती है बेसिकली। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगी, इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। तो इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सी, इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, और एक और टर्म है वी, वी से भी डिनोट करते हैं हम इसको। देखो, वी और न्यू में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वी हम ऐसे बनाएंगे हमेशा और न्यू ऐसे बनाएंगे, याद रखना, वी हम ऐसे बनाएंगे, न्यू ऐसे बनाएंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड होंगी। इसके अलावा भी जो वेव है उसकी दो और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ,
तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ द ट्रफ, जैसे ये एक क्रेस्ट है और ये एक ट्रफ है, तो ये जो क्रेस्ट है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मैक्सिमम हाइट कितनी है, मतलब मैक्सिमम हाइट जो है हम इसको मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट एम्पलीट्यूड होती है, ठीक है। तो इट इज द हाइट ऑफ क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, इसके भी यूनिट्स लेंथ के हैं। और एक लास्ट हमने पढ़ना है, उसको बोलते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर एक्चुअल में 1/λ होता है, लैम्डा को इन्वर्स कर दो, ये वेव नंबर होता है। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको वेव नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं, न्यू, न्यू के ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, इसको न्यू बार बोला जाता है, यहाँ लिखा हुआ है रीड एज न्यू बार, इसको न्यू बार बोला जाता है, न्यू बार इज 1/λ, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी, तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस का टर्म है, फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम का टर्म है, पर 1 टाइम है, एक्चुअल में है तो टाइम का ही टर्म, पर 1 टाइम है। और जो वेलोसिटी है वो तो वेलोसिटी तो है ही है, वेलोसिटी का टर्म। आप लोगों को पता होगा कि डिस्टेंस जो होता है, किसी का भी डिस्टेंस जब ट्रैवल करते हैं हम, काइनेमेटिक्स में भी करते थे, फिजिक्स में, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम से डिस्टेंस ट्रैवल होता है। यहाँ पे डिस्टेंस का टर्म लैम्डा है, तो लैम्डा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी, और टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, पर फ्रीक्वेंसी टाइम का इनवर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू। तो एक्चुअल में इसकी जगह मैं सी भी लिख देता हूं, वी की जगह सी भी लिख सकते हैं, या वी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो C इज इक्वल टू हो जाता है न्यू लैम्डा, तो ये बन जाएगा C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये इन तीनों का रिलेशन है, वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। C यहां पर वेलोसिटी है। जनरली ना हम रेडिएशंस की बात करते हैं, रेडिएशंस ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो सी जो हम इसी वजह से लेते हैं क्योंकि सी एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट के लिए यूज किया जाता है। और अभी हम पढ़कर आए हैं कि सभी की सभी जो रेडिएशंस हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ होती है। तो हमें यहाँ पर कई सारे न्यूमेरिकल्स में जो सी है वो 3 × 10⁸ पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली। नेक्स्ट पे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हमने जब इनको डिस्कवर करना शुरू किया, इनका रिलेशन डिस्कवर करना शुरू किया, इनकी वेवलेंथ, इनकी फ्रीक्वेंसी, तो हमारे पास दुनिया के अंदर इस अर्थ के ऊपर बहुत, अर्थ के ऊपर क्या स्पेस में भी बहुत सारी हमें डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस देखने को मिली, ठीक है। हमने वो ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब ऑब्जर्व करने के लिए हमें कोई एक मेजर तो चाहिए ना, कि किस मेजर पे हमने उनको ऑब्जर्व किया। अब उनका जो मेजर था वो मेजर था इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग वेवलेंथ पे या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी पे, और इस कंप्लीट स्पेक्ट्रम को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो पेपर में आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequencies, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum। अब ये आ गया जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आपकी स्क्रीन पे आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे देखो, अब ध्यान से सुनना इसको बड़ा, तो ध्यान से सुनेंगे हम लोग। अब ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसको याद करने के लिए हम एक वर्ड याद रख लेते हैं, CGXUVIMR। इसको वर्ड को याद कर लो भाई, CGXUVIMR, 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 अपनी कॉपी में लिख लो। ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, C से है कॉस्मिक रेस, इसकी वेवलेंथ सबसे कम, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम लीस्ट, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे मोस्ट,
ठीक है, हाईएस्ट, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट, जिसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लीस्ट। याद रखना है आपने ये। तो सी से कॉस्मिक, जी से गामा, एक्स से एक्स रेस, यू से अल्ट्रावायलेट, वी से विजिबल रीजन जो हमें दिखता है, सिर्फ इतना ही दिखता है हमें पूरे सभी में से, सभी रेडिएशंस में, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, एम से माइक्रोवेव रीजन, घर में भी हम यूज करते हैं माइक्रोवेव्स, और आर से रेडियो वेव्स। रेडियो जो हम लोग रेडियो वेव्स यूज करते हैं, जो टेलीफोन्स में यूज करते हैं जितनी भी, वो सारी। कॉस्मिक रेस की लैम्डा सबसे लीस्ट होता है, देखो यहां दिख भी रहा है, लैम्डा सबसे कम है, 10⁻⁻16। लेफ्ट, ये मैं इसको लेफ्ट लिखता हूं, यहां राइट लिखता हूं, लेफ्ट से राइट लैम्डा बढ़ रहा है, और लेफ्ट से राइट जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो घट रही है। अच्छा, हमारी बॉडी के लिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के ऊपर अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाली रेज अगर फॉल कर जाती हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पर अगर हमारी बॉडी के ऊपर ज्यादा वेवलेंथ की रेस फॉल कर जाए तो हमें नुकसान नहीं होता, ज्यादा नुकसान नहीं होता। अच्छा, इसमें ना इधर ये हमारे पास ये देखो जरा, अब इसकी जो रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लैम्डा काफी कम है। याद रखना है आपने ये चीज, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, रेडियो वेव्स का लैम्डा इतना ज्यादा होता है, इसी वजह से ये एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच सकती हैं रेडियो वेव्स, ठीक है। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, इसीलिए जो एक्सरे होता है, एक्सरे का जो बेसिकली कमरा होता है जिसके अंदर एक्सरे किया जाता है, तो उस कमरे के आसपास तक ही जाती है वो रेज, बाहर तक नहीं आती, तो इसीलिए ज्यादा नुकसान नहीं होता उसमें, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको एक बार रीड आउट करो, और इसमें विजिबल लाइट रीजन सिर्फ और सिर्फ कहां से कहां तक है, 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक। इतने रीजन को ना, ये जो 380 से 760 नैनोमीटर का रीजन है, इसको पार रीजन बोला जाता है, पार लिख लो, फोटोसिंथेटिकली, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। इसी रीजन में जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। ये विबग्योर रीजन है, ये विबग्योर रीजन है। आर देखो यहां पर भी हमें पता है इधर लेफ्ट टू राइट लैम्डा बढ़ रहा है, तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसी वजह से रेड लाइट्स जो होती हैं ट्रैफिक सिग्नल पे वो रेड कलर की होती हैं, क्योंकि वो दूर से चमकती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है, वो चमकती नहीं हमें ज्यादा। तो एक बार फटाफट से जरा इसको एक बार रीड आउट कर लो। वेवलेंथ है 5800 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम है तो उसको मैं चेंज कर लूंगा, 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ से मुझे सबसे पहले वेव नंबर कैलकुलेट करना है, तो वेव नंबर 1/5800 इंटू 10⁻10 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी करनी है, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला है C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो न्यू क्या हो गया, न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा। सी यहां पर क्या होगा, क्योंकि ये रेडिएशन है, यहां पर देखो ना लिखा हुआ है येलो रेडिएशन, और रेडिएशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, डिवाइडेड बाय 5800 इंटू 10⁻⁻10, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसकी यूनिट्स याद रखना, इसकी यूनिट हर्ट्ज आएगी, इसकी पर मीटर आएगी या पर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होगी वो यूनिट उसी हिसाब से लिख लेनी है। पर मीटर होगी तो पर मीटर, पर सेंटीमीटर होगी तो पर सेंटीमीटर। Was successful in explaining the properties of लाइट सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, पर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी हमें। वो कौन कौन सी थ्योरी थी, जैसे एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसे एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनके बारे में, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, एक लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, एक हीट कैपेसिटी सॉलिड की। तो ये हम दो चीजें जो है वो आगे पढ़ेंगे, क्यों नहीं कर पाई हम ये पढ़ेंगे, क्यों नहीं कर पाई ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम का नेक्स्ट पार्ट।